गुड इवनिंग टू ऑल। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में नाजीवाद दर्शन से संबंधित जो मुख्य बातें थी वो जानकारी हम लोग प्राप्त किए। आज के क्लास में हम लोग हिटलर के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे कि उसके गृह नीति क्या थी और उसकी विदेश नीति क्या थी। तो आज हम लोग मुख्य रूप से गृह नीति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि नाजीवाद का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो नाजीवाद को हम लोग देखें, उसकी विचारधारा को समझें कि वह तानाशाह था और स्वतंत्रता विरोधी था। इसलिए पूरा विश्व के अन्य भागों में स्वतंत्रता विरोधी भावनाओं को मजबूती मिली और तानाशाही प्रवृत्ति का समर्थन मिला। नाजियों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एवं उसे रोकने में अपने आप को असमर्थ पाकर अनेक यूरोपीय राष्ट्र ने जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। सैन्यवाद और उग्र राष्ट्रवाद का बढ़ावा मिला और इससे विश्व शांति खतरे में पड़ गया। शांति और सामूहिक सुरक्षा के प्रयास में राष्ट्रसंघ विफल हो गया और साम्यवादी विरोधी धारा प्रबल हो गई। व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो गई, भय और आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म हो गया। तो इस प्रकार नाजीवाद का पूरा विश्व पर हम प्रभाव देखें कि पूरा विश्व में साम्यवाद विरोधी धारा प्रबल हुई और अशांति फैल गई, भय और आतंक का माहौल बन गया। आज हम लोग मुख्य रूप से हिटलर के कार्यों को देखेंगे। तो हिटलर के कार्यों को दो भागों में अध्ययन करेंगे। पहला जो भाग है वह है गृह नीति। गृह नीति में सबसे अध्ययन का जो पहला बिंदु है वह है, हम लोग पिछला क्लास में पढ़े, सर्वाधिकारवाद। सर्वाधिकारवाद का क्या मतलब है, कोई बतलाओ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिकारवाद नाजीवाद दर्शन का एक विशेषता थी। तो सर्वाधिकारवाद का क्या मतलब हुआ? सर्वाधिकारवाद का मतलब हुआ सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति या एक राज्य में निहित होना, एक सरकार में निहित होना। सारी शक्ति किसी एक राज्य या एक व्यक्ति में निहित होना, उसी को हम लोग कहते हैं अधिनायकवाद या सर्वाधिकारवाद। तो हिटलर का जो कार्य में जो पहला जो उसका कार्य हुआ वह हुआ अधिनायक तंत्र की स्थापना। अधिनायक तंत्र का मतलब सर्वाधिकारवाद, मतलब सारी शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में ही निहित हो जाना। उसको हम लोग तानाशाह कहते हैं। जो सारी शक्ति जब एक हाथ में निहित हो जाती है तो उसको हम लोग तानाशाह कहते हैं। उस वक्त नाजी पार्टी ही रही, बाकी सभी पार्टियों पर बैन लगा दिया गया। नाजी दल के अतिरिक्त अन्य जितने भी राजनीतिक दल थे या श्रमिक संघ थे, सभी को भंग कर दिया गया। एक अध्यादेश के द्वारा नाजी पार्टी के अतिरिक्त अन्य दलों को जो संगठन था उस सभी को अवैध घोषित कर दिया गया और नाजी विरोधी जो राजनीतिज्ञ थे या समाजवादी थे उन सबों को योजनाबद्ध तरीके से हत्या करवा दी गई। ये हिटलर के कार्य है। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लगभग उन्हीं चीज़ों का रिपीटिशन है जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि बार बार हम लोग इसके कार्यों का इतना चर्चा कर चुके हैं कि पुनः वही से बातें फिर पुनः मिलने वाली है। तो सर्वाधिकारवाद का जो सिद्धांत था उसमें जर्मनी में रहा हिटलर और उसकी पार्टी, और जो भी उसके विरोधी रहे सबों को उसने हत्या करवा दी। और उसके बाद जो पुस्तकें थी, नाजी दर्शन से जो भिन्न पुस्तकें थी, उन सबको जलवा दिया गया। तो देश में क्या बचा? सिर्फ हिटलर और उसकी पार्टी, नाजी पार्टी। दूसरा हम लोग पढ़े थे, सब पुरानी बातों का ही रिपीटिशन यहाँ हो रहा है हिटलर के कार्य में।
दूसरा हम लोग गेस्टापो के बारे में पढ़े थे। गेस्टापो क्या थी? एक गुप्तचर पुलिस संगठन। ये बहुत सा पुलिस संगठनों बनाया हुआ था हिटलर, लेकिन उसमें गेस्टापो महत्वपूर्ण थी। इतना उसका गेस्टापो का भय और आतंक व्याप्त हो गया था कि बिना छोटी से छोटी बात भी हिटलर तक पहुंच जाती थी। उसका खुफिया तंत्र इतना मजबूत था। और गेस्टापो जो थी वो बिना मुकदमा चलाए किसी को गिरफ्तार कर सकती थी और उसको यातना गृहों में भेज सकती थी। तो इस प्रकार हम देखें कि वह विशेष सुरक्षा दल का गठन किया, जिसमें गेस्टापो मुख्य थी और कई प्रकार का पुलिस और सुरक्षा दल बनाया अपने राज्य को सफलतापूर्वक चलाने के लिए। और हम लोग देखें यहूदियों पर भीषण अत्याचार। यहूदियों पर भीषण अत्याचार को हम लोग देखें तो यहूदी के बारे में हम लोग बहुत चर्चा किए। कितना यहूदियों को मरवाया था लगभग बतलाओ? 70 लाख से ज्यादा। हाँ, उसका कोई अनुमान नहीं है, लेकिन लोग जैसा जिक्र है 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को वह मरवा दिया था। अनुमान लगा सकते हैं, कोई वास्तविक डाटा नहीं है। 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को वह मरवा दिया था। तो यहूदियों से घृणा करता था। क्यों घृणा करता था उसको हम लोग पीछे के क्लास में पढ़े। प्रजातीय स्तरीकरण के कारण, प्रजातीय स्तरीकरण में यहूदी को सबसे नीचे रखता था और अपने आप को नॉर्डिक जर्मन आर्य को सबसे ऊपर रखता था। इसको समर्थन में डार्विन के विकासवादी सिद्धांत और स्पेंसर के अतिजीविता के सिद्धांत को तर्क देता था कि हम तो नया नहीं कर रहे हैं, तो ये तो डार्विन ने ही कहा है और ये स्पेंसर ने कहा है। और लोग के सिद्धांत की मुख्य बातें थी कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करती है और जो कमज़ोर होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये दोनों सिद्धांत की मुख्य बातें थी। विकासवादी सिद्धांत में प्रकृति से जुड़ी बातें थी और अतिजीविता के सिद्धांत जो स्पेंसर दिया था वह समाज पर लागू किया था। इस सिद्धांत को, डार्विन के सिद्धांत को समाज पर लागू किया था। उसकी बातें वही थी लगभग कि श्रेष्ठ लोग ही बचते हैं, कमज़ोर लोग नष्ट हो जाते हैं। तो हिटलर उसमें थोड़ा सा रूपांतरित कर कर बोलता था कि कमज़ोर लोगों को नष्ट कर देना चाहिए और उसको मुक्ति का नाम देता था, उस लोग को मुक्त कर देना चाहिए। उसमें वो विकलांगों को भी शामिल करता था, वो जर्मन ही क्यों ना हो। और नॉर्डिक आर्य लोग, जर्मन आर्य में जो विकलांग लोग होते थे उन लोग को भी हत्या करवाता था। जैसे 70,000 से ज़्यादा विकलांग जर्मन नागरिकों को वह हत्या करवा दिया था। तो यहूदियों पर उससे भीषण नफरत करता था, उसकी हत्या करवाया। और इसके अलावे भी बहुत सा यहूदियों को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहता था। उसे एकदम अवांछित प्रजाति मानता था। यहूदियों को हिटलर अवांछित मतलब उसको रहना नहीं चाहिए, इतना नफरत करता था उससे। और इतना अत्याचार किया यहूदियों पर कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, अवर्णनीय है। उसने यहूदियों पर दमन करने के लिए अनेक कानून बनाए। यहूदी छात्रों एवं शिक्षकों को स्कूल से निकाल दिया। यहूदियों को नौकरियों से वंचित कर दिया गया। यहूदियों को वकालत करने से रोक लगा दिया गया। यहूदियों को डॉक्टर बनने से रोक लगा दिया गया। यहूदियों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया और उसे अलग बस्ती में रहने पर, गंदे बस्तियों में रहने पर मजबूर किया गया, जिसे वो लोग उस घेटो कहलाता था। जर्मन में जो घेटो कहलाता था, अलग बस्तियों में रहने पर साथ नहीं रह सकता है, उसके लिए अलग बस्ती में रहने पर मजबूर किया। उसके सारे राजनीतिक अधिकार को समाप्त कर दिया, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। और 1935 में उसे मताधिकार से भी वंचित कर दिया गया, यानी कि उसे वोट देने का भी अधिकार नहीं है और उससे जर्मन नागरिकता छीन ली गई। और बहुत से यहूदियों को जर्मनी छोड़ करके जर्मनी भागने पर मजबूर कर दिया गया। उसे यातना शिविरों में पशुओं की तरह रखा गया और गैस चैम्बरों में डालकर उनकी हत्या कर दी गई।
गैस चैम्बर होता था जिसमें बहुत से लोगों को एक साथ घुसा दिया जाता था और उसके बाद जहरीला गैस छोड़ दिया जाता था, जिससे दम घुटने से लोगों की मृत्यु हो जाती थी। इस प्रकार यहूदी जो है को समूल नष्ट करने का वो प्रयास किया और समूल नष्ट करने की नीति अपनाया, जो कि मानवता का विरुद्ध एक अक्षम्य अपराध था। इस कारण ही यहूदी पर जो अत्याचार किया, इस कारण ही हिटलर को सबसे क्रूर तानाशाह के रूप में हम लोग जानते हैं। और लगभग कितनों को मरवाया उसका वास्तविक आंकड़ा नहीं है, लेकिन 60 लाख से अधिक लोगों को, यहूदी लोगों को मरवाने का जिक्र हम लोग को मिलता है। आगे देखते हैं, शिक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन किया। शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया कि सारी शिक्षा को वह नाजी विचारधारा के अनुसार बनाया। जो नाजी विचारधारा थी उसमें तानाशाह का महत्व था, उसमें क्या था, प्रजातीय स्तरीकरण की बातें थी कि नॉर्डिक जर्मन आर्य श्रेष्ठ हैं, यहूदी सबसे नीचे है। तो उसमें था समाजवाद का विरोध था, महान नेता का गुणगान था, यहूदी से नफरत करना सिखाया गया था, सैन्यवाद का प्रोत्साहन था, उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक था नाजीवाद, सर्वाधिकारवाद था उसमें। तो सारी बातें बच्चों को सिखलाई गई और सारा सिलेबस ही बदल दिया गया। स्कूल की सारी किताबें बदल दी गई और सारी किताबें क्या बनाई गई, जो नाजीवाद के आधार पर बनाई गई। नाजीवाद के बारे में जो भी चर्चा किए, इन्हीं बातों को समावेश किया गया। तो स्कूलों में जो भी शिक्षा दी जाने लगी वो सभी नाजी दर्शन के अनुसार बनाया गया और पाठ्य पुस्तकों को पुनः लिखवाया गया। और उसमें क्या लिखवाया गया, नाजीवाद की प्रशंसा कर इसे अपनाने को कहा गया। उसमें बतलाया गया कि सबसे अच्छा कोई कुछ है तो वह क्या है, नाजीवाद है। इतिहास भी बदल दिया गया, इतिहास को भी नए सिरे से लिखा गया, जिसमें नाजीवाद की प्रशंसा लिखी गई। नाजीवाद दर्शन के अनुसार पूरा इतिहास को लिखा गया। खेल कूद पर विशेष ध्यान दिया गया, खेल कूद पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि इसका एक नाजीवाद दर्शन की एक नीति थी, वह थी सैन्यवाद। सैन्यवाद का मतलब कि फिजिकली फिट होना चाहिए, और फिजिकली फिट तभी होगा जब बालक खेलेगा और कूदेगा। तो खेल कूद की जो बात थी वह सिर्फ लड़कों के लिए थी, लड़कियों के लिए अलग था। नाजीवाद में लड़कियों को और लड़कों को समान व्यवहार, समानता की बात नहीं थी। नाजीवाद के अनुसार प्रकृति ने महिला को बनाया है घर के काम करने के लिए, इसलिए उसका दायित्व है कि घर संभाले और एक अच्छी माँ बने। यह किसकी सोच थी, यह सोच थी नाजीवाद की। इसलिए खेल कूद की जो बातें हैं जिस पर विशेष वो ध्यान दिया, वो लड़कों के लिए थी। छात्रों को यहूदियों से घृणा करने के लिए सिखाया गया और हिटलर के गुणगान करने के लिए सिखाया गया और हिटलर को पूजा करने के लिए सिखाया गया। ये सारी बातें शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की गई। इस प्रकार वो एक ऐसा, क्योंकि हम पहले ही पढ़े हैं, वो एक ऐसा देश बनाना चाहता था जिसमें सिर्फ श्रेष्ठ नॉर्डिक जर्मन आर्य रहें। ऐसा वो देश की परिकल्पना करता था जिसमें कमजोर लोगों को, यहूदियों लोगों को और अन्य काले लोगों को, जिप्सी लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं था। जिप्सी का मतलब क्या हुआ, एशिया और यूरोप के लोग। नहीं, एशिया और यूरोप के लोगों के लिए तो आर्य शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो बतलाए थे हम आर्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आर्य, जिप्सी का मतलब हुआ बंजारा, जिसको हम लोग कहते हैं, जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है, वह घूमते रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिप्सी कहते हैं। ठीक है, तो जिप्सियों को ही पसंद नहीं करता था, इस सबसे नफरत करने के लिए सिखाया गया है छात्रों को। मुख्य रूप से वह यहूदी से बहुत नफरत करता था। उसमें धार्मिक आधार भी है, जो हम लोग पहले बता चुके हैं।
धार्मिक आधार में ईसा मसीह को मारने वाला, सूली पर चढ़ाने वाला यहूदी लोग ही थे, इसलिए ये भी एक वजह थी यहूदियों से नफरत करने की। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हिटलर की युवाओं के प्रति क्या नीति थी। तो युवाओं के प्रति उसकी नीति थी सैनिक बनाना। जो भी वहाँ के युवक हो, अनिवार्य सैनिक सेवा लागू थी, जिसमें सभी लोगों को सर आवाज नहीं आ रहा। अनिवार्य सैनिक सेवा लागू थी। आवाज आ रही है? यस सर आवाज। हाँ ठीक है। जिसमें सभी लोगों को सैनिक बनना अनिवार्य था। उसके लिए उसी के उद्देश्य वह युवकों को शिक्षा देता था, सबको युद्धोन्माद बनाता था, यानी कि युद्ध के प्रति तत्पर रहे। छात्रों को अनुशासन में रखने की व्यवस्था करता था। सैनिक में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए बचपन से ही सैनिक का अनुशासन बहुत कठिन भी होता है। तो बचपन से ही उसे अनुशासित रहना सिखाया जाता है। 10 वर्ष की उम्र का जब बच्चा 10 वर्ष का उम्र का होता था, तो उसे जुंगबोक में नामक संस्था में भर्ती होना पड़ता था। 10 वर्ष का जो बच्चा होता था उसे जुंगबोक का हम भेजे हैं। जुंगबोक जैसे एनसीसी होता ना हम लोग को स्कूल लेवल पर एनसीसी होता है, जिसमें सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। एनसीसी को तुम लोग देखे होगे, कभी 26 जनवरी में कुछ स्कूलों में रहता है एनसीसी, जिसमें लड़का 9th-10th में पढ़ने वाला बच्चा को थोड़ा सैन्य शिक्षा दी जाती है। तो 10 वर्ष की उम्र में एक संस्था थी जिसका नाम था जुंगबोक। जुंगबोक में ज्वाइन करना क्या था, अनिवार्य था। जब बच्चा 10 वर्ष का हो जाता था तो जुंगबोक में ज्वाइन करना अनिवार्य होता था। जुंगबोक का हम फोटो दिखाए थे, अभी दिखाते हैं। जुंगबोक दिखाई पड़ रहा है? सबको दिखाई दिया? नहीं सर। नहीं सर। नहीं? नहीं। अच्छा, तो व्हाट्सएप पर हम भेज दिए हैं। अच्छा, 1 सेकंड। यस सर, देख लिया व्हाट्सएप पे है। व्हाट्सएप पे भेजे हैं। अब दिखा? यस सर। अब दिखा ना सबको? यस सर। हाँ, तो यही देखो बच्चा इसमें भर्ती है। जुंगबोक नाम की संस्था है, जिसमें देखो झंडा लिए हुए जर्मनी का लोग, और इसे संगीत के माध्यम से अनुशासन वगैरह सिखाया जा रहा है। इसमें संगीत है और इसमें खेलकूद के माध्यम से ज़्यादा जोर दिया जाता था। इसमें खेलकूद के माध्यम से अनुशासन सिखाया जाता था, देशभक्ति सिखाया जाता था, हिटलर के प्रति वफादारी सिखाया जाता था, थोड़ा जुझारू बनाया जाता था, युद्धोन्माद की भावना पैदा की जाती थी। माने युद्ध के प्रति एकदम तत्पर रहे बच्चा, आक्रामक बन जाए, बच्चों को आक्रामक बनाया जाता था। ये जो है कितना वर्ष में होता था? 10 वर्ष में, ठीक है। तो किस संस्था में जाता था? उस संस्था का नाम थी जुंगबोक। नाम में थोड़ा सा नयापन इसलिए लग रहा है क्योंकि सारा जो नाम है जर्मन में है, इसलिए नाम में थोड़ा सा तो नयापन रहेगा ही। तो 10 वर्ष का जब बच्चा होता था तो उसे जुंगबोक में भर्ती किया जाता था। फिर जब बच्चा 14 साल का हो जाता था तो उसे हिटलर यूथ में भर्ती किया जाता था। हिटलर यूथ और थोड़ा सा उससे बड़ी संस्था हो गई। इसमें बच्चों को और आक्रामक बनाया जाता था, उसे लड़ना सिखाया जाता था और लड़ाई झगड़ा को फिर से प्रेम करना सिखाया जाता था। युद्ध से प्रेम करना सिखाया जाता था और प्रजातंत्र से घृणा करना सिखाया जाता था। हिटलर यूथ में जब बच्चा 14 साल का होता था तो उसे हिटलर यूथ ज्वाइन करना अनिवार्य होता था और उसके बाद इसमें उसे कड़ा शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाता था,
जब 18 वर्ष का हो जाता था बच्चा, तो उसे श्रमिक सेवा में योगदान करना होता था, यानी कि उसे कुछ न कुछ काम करना है, देश के निर्माण में योगदान देना है। श्रमिक सेवा हो गया, और उसके बाद में फिर उसको सेना में बहाली कर ली जाती थी। तो इस प्रकार वह युवाओं के प्रतिनिधि बनाया था कि 10 वर्ष में जुंगबोक में शामिल होगा, 14 वर्ष जब हो जाएगा तो हिटलर यूथ में शामिल होगा, और सभी जगह उसको शिक्षा सेना बनने की ही दी जाएगी। और उसके बाद बीच में श्रमिक सेवा में कुछ जाना होगा, और उसके बाद फिर उसे सेना में भर्ती कर लिया जाएगा। और सभी युवाओं को इस प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक था, क्योंकि वहाँ अनिवार्य सैनिक सेवा लागू थी। अनिवार्य सैनिक सेवा का मतलब कि सभी को सैनिक बनना था, जिसको इच्छा हो उसको भी, और जिसको इच्छा नहीं हो उसको भी, सभी को सैनिक बनना अनिवार्य था। लेकिन यह सिर्फ पुरुषों के लिए था। महिलाओं के लिए हम पहले ही बताए उसकी सोच अलग थी, समानता की सोच नहीं थी। तो उसके लिए द लीग ऑफ जर्मन मेडेंस नाम की संस्था थी। महिलाओं के लिए जो संस्था बनाया था उसका नाम था द लीग ऑफ जर्मन मेडेंस। महिलाओं की संस्था क्या नाम था? द लीग ऑफ जर्मन मेडेंस। जो हम लोग भेजे हैं, बुक भेजे हैं, उसमें देख सकते हो। बुक दिखाई पड़ रहा होगा? बुक दिखाई पड़ रहा है? यस सर। दिख रहा है? तो द लीग ऑफ जर्मन मेडेंस, देखो इसमें लाल रंग से लिखा हुआ है ऊपर में, द लीग ऑफ। यस सर, देख लिया। हाँ देखो, द लीग ऑफ जर्मन मेडेंस। तो महिलाओं के लिए एक अलग संस्था बनाए हुए था, क्योंकि उसके नज़र में पुरुष और महिला समान नहीं थे। हालांकि अब हम लोग की समानता की बात लागू हो गई है लगभग संसार के सभी देशों में, लेकिन उस वक्त नाजीवाद की जो हिटलर की जो बात है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं कि उस वक्त है जो कि हिटलर के लिए क्या था कि महिला जो किस दृष्टि से देखता था कि महिला को घरेलू काम करना चाहिए और उसे एक अच्छी माँ बननी चाहिए और एक अच्छा से घर संभालना चाहिए। तो इसलिए युवतियों को द लीग ऑफ जर्मन मेडेंस संस्था में ज्वाइन करना अनिवार्य था, जहाँ पर उसे घर संभालने के लिए और एक अच्छी माँ बनने की शिक्षा दी जाती थी। आगे देखते हैं हिटलर के और क्या कार्य था। वह नाजीवाद का प्रसार करने के लिए पब्लिक को, जनता में अपने आप को स्थापित करने के लिए, जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए वह मीडिया का सहारा लेता था। उस वक्त जो मीडिया जो भी मौजूद थी, रेडियो, अखबार, फिल्में, वो सब बनाता था। किस लिए? कि जनता के जनमत जो है वो मेरा समर्थक बन जाए, लोगों की सोच में हम स्थापित हो जाएं। इसके लिए वह प्रचार प्रसार के लिए प्रचार माध्यम का सहारा लेता था। तो अपने आप को स्थापित करने के लिए और यहूदियों से नफरत करने के लिए भी वह प्रचार माध्यमों का सहारा लेता था। यहूदियों के विरुद्ध में बहुत तरह के कार्टून वगैरह बनवाता था, यानी कि अखबार में, चलचित्र में, सिनेमा में, रेडियो पर यहूदियों के बारे में बातें बताई जाती थी। विद्यालय में भी, सभी जगह, पूरा जर्मनी में यहूदियों के विरोध में बातें होती थी। यहूदियों के विरोध में एक फिल्म बनी थी, उस फिल्म का नाम है द इटर्नल जीव। उस फिल्म का क्या नाम है? इटर्नल जीव। देखो इटर्नल जीव, देखो यहाँ पर लाल रंग से लिखा हुआ है। जी सर। दिखाई पड़ रहा होगा? जी। द इटर्नल जीव फिल्म बनी थी, जो कि जिसमें यहूदियों से घृणा करना सिखाया गया था। उसमें दिखाया गया था कि यहूदी लोग बहुत गंदे लोग होते हैं, उनकी सोच बहुत गंदी होती है, उनसे नफरत करना चाहिए। तो द इटर्नल जीव का मतलब क्या हुआ? जीव का मतलब क्या समझते हो?
यहूदी जीव, हाँ, जीव को अंग्रेजी में यहूदी कहते, यहूदी को अंग्रेजी में जीव कहते हैं। किसी का राम नाम का है, किसी का माइक ऑन है, राम नाम से ज्वाइन किया हो, थोड़ा ऑफ कर लेगा। तो प्रचार माध्यमों का सहारा लिया अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को बड़ाई करने के लिए, और यहूदियों को नीचा दिखाने के लिए। तो यहूदियों को नीचा दिखाने के लिए एक बड़ी प्रसिद्ध फिल्म बनाई थी। उस फिल्म का नाम क्या था? द इटर्नल जीव। जीव मतलब यहूदी। और एक प्रचार मंत्री का नियुक्त किया था, उसके बारे में पहले ही बताए थे हम। उस प्रचार मंत्री का क्या नाम था? हिटलर एक व्यक्ति को प्रचार मंत्री बनाया था। गोबेल्स बहुत ही चतुर प्रचार मंत्री था। वह नाजी दर्शन और हिटलर की महानता का बहुत चतुराई से प्रचार करता था। उसकी नीति थी कि झूठ इतना बोलो कि वह सत्य लगने लगे, और अफवाह इतना फैला दो कि वह भी सत्य प्रतीत होने लगे। अफवाह इतना फैला दो या किसी झूठ इतना फैला दो, जैसे कि यहूदियों के बारे में इतनी झूठी बातें वहाँ फैलाई गई कि लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये सही है, यहूदी लोग खराब और गंदे होते हैं। और बहुत से यहूदियों को भी लगने लगा था, क्योंकि बचपन से वही सुनते आया। तो बहुत से यहूदी भी महसूस करने लगे कि हम लोग खराब हैं इस तरह से। तो इतना झूठ बोला गया यहूदियों के बारे में कि वो सत्य जैसा महसूस वहाँ पर लोग करने लगा। और हिटलर के बारे में इतना बड़ाई किया गया कि लोगों को हिटलर को लगा कि यही मसीहा है जर्मन का। तो इस तरह से वह प्रचार माध्यमों का सहारा लिया। धर्म के प्रति उसकी नीति क्या थी, उसको हम लोग देखते हैं। धर्म के प्रति नीति थी कि वह प्रोटेस्टेंट चर्च धर्म, ईसाई धर्म दो भागों में बटी हुई थी। एक प्रोटेस्टेंट और एक था कैथोलिक। कैथोलिक मतलब पुरानी, और प्रोटेस्टेंट मतलब उसी को पुराने थोड़ा सा उसमें विरोध करके नया बना लिया, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बारे में चर्चा पीछे क्लास में किए हैं बहुत ज़्यादा। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में क्या अंतर है मुख्य रूप से? कैथोलिक मतलब प्राचीन जो चली आ रही है परंपरा, उसको मान रहा है, वो अथी को चर्च को मान रहा है, चर्च के पादरियों को मान रहा है, उसको हम लोग कैथोलिक कहते हैं। और प्रोटेस्टेंट मतलब जो भी उस धर्म में थोड़ा बहुत बुराई थी, तो ईसा मसीह जो बात बोले उसको सिर्फ माना कि नहीं, पोप जो बोल रहे हैं उसको हम नहीं मानेंगे, जो ईसा मसीह बोल रहे हैं सिर्फ उन्हीं को मानेंगे। तो उनको हम लोग प्रोटेस्टेंट कहते हैं। प्रोटेस्टेंट मतलब विरोधी। तो थोड़ा सा अलग हो गया। तो ये जो हिटलर था वो प्रोटेस्टेंट को ज़्यादा महत्व दिया, और नाजी लोगों ने कैथोलिक लोगों पर बहुत अत्याचार किया, जिससे कारण कैथोलिक क्या हुए, नाजी विरोधी हो गए। हालांकि हिटलर खुश रखने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुआ। हिटलर क्या किया, वह कैथोलिक चर्च के प्रधान पोप से समझौता भी किया, लेकिन चूंकि इसकी विचारधारा में थी नहीं, इसलिए नाजियों ने कैथोलिकों पर बहुत अत्याचार किया, और कैथोलिक है जो नाजी विरोधी हो गए, और प्रोटेस्टेंट को है जो कि थोड़ा समर्थन दिया ही, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हो पाया। आगे देखते हैं। उसने जनसंख्या बढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि उसको अनुमान था कि युद्ध होगा, और युद्ध में बहुत लोग मरेंगे, क्योंकि युद्ध का ही वो तैयारी कर रहा था। इसलिए वो चाह रहा था कि हमारे देश की जनसंख्या बढ़े। तो देश को जनसंख्या बढ़ाने के लिए उसने बहुत प्रयास किया। सबसे पहले तो पुरुष स्त्री में भेद किया, और उसके बाद उसकी इच्छा हुई कि जनसंख्या ही बढ़े, क्योंकि आने वाला समय में युद्ध होने वाला है, और युद्ध में अधिक से लोगों की आवश्यकता होगी। लेकिन उसका कुछ कंडीशन था
वो कंडीशन ये था कि वह शुद्ध जर्मन नॉर्डिक आर्य को ही देखना चाहता था। यहूदी और बाकी जो अवांछित पुरुष थे, जिप्सी लोग या बाकी अन्य जो काले लोग थे, उसे वो देखना पसंद नहीं करता था। इसलिए वो चाहता था कि जो हमारे देश की औरतें हैं वो माता बने और शुद्ध नस्ल के आर्य संतान को ही जन्म दे, यानी कि वो शादी विवाह यहूदी से या अन्य पुरुष से न करे। यदि यहूदी से या अन्य पुरुष से शादी करती है तो उसे वो दंड दिया जाता था। और जनसंख्या बढ़ाने के लिए अविवाहित व्यक्तियों पर टैक्स लगाता था। अविवाहित नहीं रहना है, शादी करना है ताकि उसकी जनसंख्या बढ़े। ये नीति थी इसकी जनसंख्या बढ़ाने से संबंधित। और जो शुद्ध नस्ल के संतान पैदा करती थी, जो जर्मन से ही शादी कर विवाह करती थी, उसे यह प्राइज देता था। प्रोत्साहित करने के लिए उसे कई तरह का रियायत देता था। अस्पताल में, दुकान में, थिएटर में, उन सब महिलाओं को रियायत दिया जाता था जो जर्मन से ही शादी ब्याह करती थी और शुद्ध नस्ल का जो बच्चे पैदा करते थे उसे यह क्या करता था, उसको रियायत देता था, अवार्ड देता था अस्पताल में, दुकान में, थिएटर में इत्यादि में, और उसे सम्मानित करता था। उस सम्मान का नाम है एक ऑनर क्रॉस। जो अधिक जब बच्चा पैदा करती थी महिला लोग, उसके लिए ऑनर क्रॉस देता था। जो महिला ज़्यादा बच्चा पैदा करती थी उसे वो सम्मानित करता था, और उस सम्मान का नाम क्या था? ऑनर क्रॉस। हिटलर को भी सम्मान मिला था। हिटलर को भी सम्मान मिला था वो जब वो सैनिक था और वीरता दिखाया था, असाधारण वीरता, तो उसे सम्मान मिला था। उस सम्मान का क्या नाम था? किसी को याद है? आयरन क्रॉस। आयरन क्रॉस। आयरन क्रॉस से उसे सम्मानित किया गया था। और जो महिलाएं अधिक बच्चा पैदा करती थी उससे भी सम्मान मिलता था। वो सम्मान का नाम था ऑनर क्रॉस। ठीक है। इसके अलावे हिटलर ने आर्थिक सुधार का भी वादा किया था। सत्ता में आने के लिए लोगों को सपना दिखाया था कि हम जर्मनी को सारी आर्थिक मुसीबतों से मुक्त कर देंगे। तो जर्मनी की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, पीछे क्लास में हम लोग पढ़े कि जर्मनी की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। एक मार्क का जो मूल्य है करोड़ों डॉलर हो गया था। $1 का मूल्य करोड़ों मार्क हो गया था। $1 का मूल्य करोड़ों मार्क हो गया था। इतना उसकी मुद्रास्फीति बढ़ गई थी वहाँ पर, यानी पैसा का वैल्यू गिर गया था। तो आर्थिक सुधार के लिए वो क्या करता है? सबसे पहले हॉलमार्क साख्त नामक एक अर्थशास्त्री रहते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनका नाम है हॉलमार्क साख्त। नाम को सुन लो, हॉलमार्क साख्त। जो अर्थशास्त्री होते हैं उनको यह अर्थ मंत्री बनाता है स्थिति सुधार करने के लिए। उनको कहता है कि ऐसी योजना बनाइए ताकि हमारा देश की स्थिति सुधरे। तो हॉलमार्क साख्त क्या करता है कि अधिकतम उत्पादन करने का नीति अपनाता है। वो वैसा नीति अपनाता है कि अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। यही नीति वो अपनाता है और इसमें सफल भी होता है। कृषि क्षेत्र में सुधार करता है योजनाबद्ध तरीके से। फिर उस सारा सुधार जो है अपने हाथ में लेकर के वो करता है हिटलर। इंडस्ट्री सुधारने का प्रयास करता है। तो इसके प्रयास से खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाता है। फिर उसके बाद उद्योग में सुधार करने के लिए चतुर्वर्षीय योजना लाता है 1936 ईस्वी में। देश में उद्योग धंधे रीढ़ न होते हैं। कृषि हो गया, उद्योग धंधा हो गया, ये सब तो रीढ़ है। तो इसके प्रयास से, हॉलमार्क साख्त के प्रयास से जर्मनी खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाता है और उद्योगों के विकास के लिए चतुर्वर्षीय योजना लाता है।
1936 ईस्वी में। इसमें क्या नीति अपनाता है कि सभी वस्तुओं का उत्पादन जो है हम अपने देश में ही करेंगे, ताकि विदेशों से हमें न मंगाना पड़े। ये उसका नीति रहता है। आयात बढ़ावेंगे, आयात कम करेंगे, निर्यात बढ़ावेंगे। आयात को कम करना चाहते हैं, दूसरे देश से मंगाना कम चाहता है, और अपना देश से सामान बेचेगा तब ना ज़्यादा लाभ होगा। तो यही नीति अपनाता है वह। तो सभी वस्तुओं का उत्पादन जो है अपने ही देश में वह करना चाहता है, जिससे कि विदेशी आयात समाप्त किया जा सके। ठीक है। फिर उसके बाद सेना की आवश्यकता की जो वस्तुएं होती है, जैसे अस्त्र शस्त्र वगैरह, तो उन सब के निर्माण पर जोर देता है, क्योंकि हिटलर को तो लड़ाई लड़नी थी, इसकी तैयारी कर रहा होता है। सैन्य शक्ति बढ़ाता है, सेना की संख्या बढ़ाता है, तो लड़ाई झगड़ा के लिए अस्त्र शस्त्र भी चाहिए, तो इन सब के उत्पादनों पर जोर देता है। सड़कें बनवाई जाती है, हजारों मील लंबी सड़कें बनवाई जाती है। और एक हॉलमार्क शक्त के निर्देशानुसार एक कार कंपनी वहाँ खुलती है, गाड़ी बनने का काम शुरू होता है। उसका नाम है वॉक्सवैगन, जो गाड़ी आज भी बन रही है। वॉक्सवैगन गाड़ी आज भी बन रही है, जो व्हाट्सएप पर है, दिखाई पड़ रहा है, व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है। यस सर। स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। एक सेकंड। नो सर। नहीं सर। अच्छा, शेयर कर रहे हैं। अब दिखा? यस सर। देखो, यही गाड़ी है वॉक्सवैगन, जो आज भी है। हिटलर के प्रयासों से और अर्थशास्त्री हॉलमार्क शक्त के प्रयास से एक कार की कंपनी स्थापित की गई, जिसका नाम है वॉक्सवैगन। ये वॉक्सवैगन की स्थापना हुई थी 28 मई 1937 ईस्वी में। कंपनी की स्थापना कब हुई? 28 मई 1937 को। ये आज भी ये गाड़ी बनती है, और पूरा विश्व में इसका दूसरा स्थान है। पूरा विश्व में इस गाड़ी का स्थान कितना नंबर पर है? दूसरा नंबर पर है। और नंबर 1 पर है टोयोटो। नंबर 1 पर जो गाड़ी है, देखो ये गाड़ी दिखाई पड़ रही है, यस सर। टोयोटो फॉर्च्यूनर। टोयोटो फॉर्च्यूनर जो है, ये नंबर 1 पर गाड़ी है पूरा विश्व में। ये यूएसए की गाड़ी है, अमेरिका की गाड़ी है। इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में। ठीक है। तो ये जो गाड़ी बनाने का जो काम किया, ये उसको बहुत सफल रहा। इस गाड़ी की बहुत मांग हुई, जिसके कारण क्या हुआ, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी। ठीक है। तो ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो आर्थिक सुधार में क्या हुआ, सफल रहा। वो आर्थिक सुधार में हिटलर सफल रहा और जर्मनी को ऊपर ले गया आर्थिक मामला में। आयात को नियंत्रित किया और निर्यात को बढ़ावा दिया। आयात मतलब दूसरे देश से सामान अपने देश में मंगाना, और निर्यात मतलब अपने देश से सामान दूसरे देश में भेजना। ठीक है। तो निर्यात बढ़ेगा तो लाभ बढ़ेगा। तो निर्यात को क्या किया हुआ, बढ़ावा दिया। कारखानों में तालाबंदी और हड़ताल इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया, कि कोई मजदूर अब हड़ताल नहीं कर सकता है। मजदूरों को सुविधा भी दिया, काम का घंटा भी बढ़ाया, और मजदूरों की स्थिति में सुधार का प्रयास किया। लेकिन हड़ताल और तालाबंदी ये वगैरह प्रतिबंधित कर दिया। तो उद्योगों को बढ़ावा देने से क्या हुआ, इसकी बेरोजगारी जो हुआ कम हुई, और इस कारण जर्मनी के जो क्या हुआ, आर्थिक प्रगति हुई। तो आज की क्लास में हम क्या देखें, उसको हम रिपीट कर लेते हैं। आज के क्लास में हम लोग नाजीवाद का विश्व पर पड़ने वाला प्रभाव देखे,
जिसमें हम लोग देखे कि नाजीवाद के कारण विश्व में तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ी, स्वतंत्रता विरोधी भावनाएं बढ़ी, साम्यवादी विरोधी धाराएं बढ़ी, और उसके बाद फिर देखे हम लोग हिटलर के कार्य में हम लोग देखे कि वह अधिनायक तंत्र की स्थापना करता है, जिसमें हिटलर और नाजी पार्टी रहती है, बाकी दूसरे को समाप्त कर देता है। विशेष सुरक्षा दल का गठन करता है, जिसमें गेस्टापो मुख्य रहती है, पुलिस संगठन, गुप्तचर पुलिस संगठन। फिर उसके बाद यहूदियों पर भीषण अत्याचार करता है। फिर शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन कर देता है। सारी शिक्षा व्यवस्था जो होती है वह नाजी पार्टी के गुणगान के रूप में लिखी जाती है। उसमें प्रजाति विज्ञान को शामिल करता है। 10 वर्ष की उम्र के बच्चों को जुंगबोक में शामिल होना अनिवार्य होता है। 14 वर्ष के ऊपर के बच्चों को हिटलर यूथ में शामिल होना अनिवार्य होता है। और 18 वर्ष की आयु के बाद उसे श्रमिक सेवा एवं उसके बाद सशस्त्र सेना में ज्वाइन करना सभी युवकों के लिए अनिवार्य होता है। और सभी युवतियों को द लीग ऑफ जर्मन मेडेंस नामक संस्था में योगदान करना अनिवार्य होता है, शामिल होना। उसमें उसे घर के काम एवं एक अच्छी माँ बनने की शिक्षा दी जाती है। मीडिया का प्रयोग करता है जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए और यहूदियों से नफरत करने के लिए, जिसमें एक फिल्म बनती है जिसका नाम है द इटर्नल ज्यू। जनसंख्या बढ़ाने का प्रयास करता है। जो महिलाएं ज़्यादा बच्चा पैदा करती है उसे ऑनर क्रॉस से सम्मानित किया जाता है, और साथ ही साथ अधिक बच्चा पैदा करने वाली महिलाओं को कई प्रकार की रियायतें भी देता है, जैसे अस्पतालों में, दुकानों में एवं थिएटरों में। आर्थिक सुधार के लिए वह हॉलमार्क साख्त को अर्थशास्त्री बनाता है, और उसके निर्देशन में जर्मनी की आर्थिक स्थिति सुधरती है। जर्मनी खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाता है, और उद्योग के विकास के लिए वह चतुर्वर्षीय योजना लाता है 1936 ईस्वी में, जिसका उद्देश्य होता है कि देश के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं का निर्माण देश में ही करना, और सड़कें बनवाई जाती है। अस्त्र पुलिस के लिए ज़रूरत के सामान जो होता है, अस्त्र शस्त्र, वो सब बनवाया जाता है। एक महत्वपूर्ण गाड़ी कंपनी बनती है जिसका नाम है वॉक्सवैगन, जो आज भी है। वह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। तो इस प्रकार हिटलर के निर्देशन में जर्मनी को पुनः आर्थिक प्रगति होती है। आज के लिए इतना ही। आज से संबंधित किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है।